हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और हम बात करेंगे आत्मनिर्भर अभियान के चौथे चरण की कि चौथे चरण में क्या क्या उपाय बताए गए हैं या क्या क्या दिया गया है। तो हम बात करते हैं हमारे वित्त मंत्री ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसके तहत जो चौथे चरण में जो कदम उठाए गए हैं, जिनका ऐलान किया गया है, उनके बारे में। तो जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्हें कोविड-19 महामारी के बीच में जो प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है, उसकी कुछ कड़ी और राहत उपायों को जोड़ते हुए आज चौथे चरण के कदमों की विस्तार से जानकारी की साझा करेंगे। और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मुख्य उद्देश्य यह की गई जो घोषणा है 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ही हिस्सा है, और जिसका प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 12 मई को ऐलान किया गया था। तो अपने संबोधन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी आर्थिक राहत पैकेज के इस चौथे चरण को 8 क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों के लिए समर्पित बताया है। कोयला खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन यानी हवाई अंतरिक्ष प्रबंधन, हवाई अड्डे, रखरखाव, मरम्मत और समग्र केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण और अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा के बारे में। तो हम देखते हैं कि जो राहत पैकेज है वह चौथे चरण के लिए जो 8 उपायों से जुड़ी मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो पहला है कोयला के क्षेत्र। तो भारत सरकार ने इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता को और निजी क्षेत्र की भागीदारी शुरू करने के लिए कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन को लाने का निर्णय किया है। निश्चित रुपए यानी कि 1 टन पर कितने रुपए दिए जाएंगे, इसकी व्यवस्था के बजाय राजस्व साझेदारी व्यवस्था लागू होगी, और इसमें कोई भी पक्ष कोयला ब्लॉक के लिए बोली लगा सकता है और खुले बाजार में बिक्री कर सकता है। प्रवेश नियमों को लचीला बनाया जाएगा। तत्काल लगभग 50 ब्लॉकों की पेशकश की जाएगी। पात्रता की कोई शर्त नहीं होगी और एक सीमा के साथ अग्रिम भुगतान भी किया जाएगा, यानी इसमें सभी को बेनिफिट मिलेगा, कोई भी अपना कोयला बेच सकेगा। इसमें निजी क्षेत्र को अन्वेषण में भाग लेने का अवसर मिलेगा। निर्धारित समय से पहले उत्पादन के लिए राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा, और राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम से कोयला गैसीकरण, द्रवीकरण को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा, और इससे भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था का रूप करने में सहायता मिलेगी। भारत सरकार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें खदानों से रेलवे साइडिंग तक कोयले के मशीनीकृत हस्तांतरण यानी कन्वेयर बेल्ट में 18,000 करोड़ रुपए मूल्य का निवेश शामिल होगा। खनन योजना सरलीकरण जैसे कारोबार करने में सुगमता जैसे उपाय किए जाएंगे। इससे वार्षिक उत्पादन में स्वयं 40% वृद्धि होगी, और CIL के उपभोक्ताओं को वाणिज्य शर्तों में रियासतें दी जाएगी और 5,000 करोड़ रुपए की राहत भी दी जाएगी। गैर बिजली उपभोक्ताओं के लिए नीलामी में आरक्षित मूल्य में कमी, ऋणों की शर्तों में ढील और उठाने की अवधि को बढ़ाया जाएगा। खनिज क्षेत्र की बात करें तो विकास, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और विशेष रूप से अत्याधुनिक अन्वेषण प्रौद्योगिकी लाने के लिए निम्नलिखित के माध्यम से संरचनात्मक सुधार किए जाएंगे। तो पहला है खनिज क्षेत्र में निर्बाध मिश्रित खोज खनन उत्पाद व्यवस्था शुरू की जाएगी। स्वतंत्र एवं पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से 500 खनन खंडों की पेशकश की जाएगी। एल्यूमीनियम उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए बॉक्साइट और कोयला खनिज खंडों की संयुक्त नीलामी की जाएगी, ताकि एल्यूमीनियम उद्योगों को बिजली की लागत में कमी लाने में सहायता की जा सके। खनन पट्टों के हस्तांतरण तथा इस्तेमाल से अधिक बचे खनिजों की बिक्री की मंजूरी देने के लिए कैप्टिव और नॉन कैप्टिव खदानों बीच के अंतर को समाप्त किया जाएगा। इससे खनन और उत्पादक में बेहतर दक्षता सुनिश्चित होगी। खान मंत्रालय विभिन्न खनिजों के लिए एक खनिज सूचकांक विकसित करने की प्रक्रिया में है। खनन पट्टे प्रदान करते समय देय स्टाम्प शुल्क को तर्कसंगत बनाया जाएगा। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए वर्षवार समय सीमा के साथ आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए हथियारों प्लेटफॉर्मों की एक सूची को अधिसूचित किया जाएगा। आयातिक पुर्जों का स्वदेशीकरण किया जाएगा और घरेलू पूंजी खरीद के लिए अलग से बजट प्रावधान किया जाएगा। इससे हमारे बड़े रक्षा आयात बिल को
कम करने में मदद मिलेगी। आयुध निर्माणी बोर्ड के कॉरपोरेटीकरण के माध्यम से आयुध आपूर्ति में स्वायत्ता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार लाया जाएगा। स्वचालित मार्ग के जरिए रक्षा विनिर्माण में FDI की सीमा 49% से बढ़कर 74% की जाएगी। अनुबंध प्रबंधन का सहयोग करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन की इकाई की स्थापना की जाएगी, जिसमें हथियार प्लेटफॉर्म की सामान्यतः स्टॉक गुणवत्ता और आवश्यकताओं की यथावधि स्थापना होगी और ट्रायल एवं टेस्टिंग प्रक्रियाओं को जीर्णोद्धार किया जाएगा। अगला है नागरिक उड्डयन क्षेत्र। तो इसमें एयर स्पेस प्रबंधन, इसमें भारतीय हवाई जो क्षेत्र हैं उनके उपयोग पर प्रतिबंधों को कम किया जाएगा ताकि नागरिक उड़ानें अधिक कुशल हों। सरकार विमानन क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष कुल 1000 करोड़ रुपए का लाभ लेकर आएगी। इसमें हवाई क्षेत्र का इष्टतम उपयोग होगा, ईंधन के उपयोग व समय में कमी आएगी और इसका सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव भी होगा। PPP के माध्यम से विश्व स्तरीय हवाई अड्डे, इसमें क्या किया जाएगा? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके आधार पर परिचालन और रखरखाव के वास्ते दूसरे चरण की बोली लगाने के लिए 6 और हवाई अड्डों की पहचान की गई है। इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी को 2300 करोड़ रुपए का डाउन पेमेंट भी मिलेगा। चरण 1 और चरण 2 में निजी कंपनियों द्वारा 12 हवाई अड्डों में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश लाने की उम्मीद है। तीसरे चरण की बोली के लिए 6 और हवाई अड्डों को उपलब्ध रखा जाएगा। विमान के रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए भारत एक वैश्विक केंद्र बनेगा। भारत को रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल हब बनाने के लिए सरकार द्वारा MRO पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाया गया है। अगले 3 वर्षों में विमान पुर्जों की मरम्मत और एयरफ्रेम रखरखाव पर खर्च 800 करोड़ रुपए से बढ़कर 2000 करोड़ रुपए किया जाएगा। आने वाले वर्ष में दुनिया के प्रमुख इंजन निर्माताओं द्वारा भारत में इंजन मरम्मत की इकाइयां स्थापित करने की उम्मीद है। बड़े दायरे की अर्थव्यवस्थाओं को बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र और सिविल MRO के बीच मेल स्थापित किया जाएगा। इसमें विमानों के रखरखाव की लागत में कमी आएगी। केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण का निजीकरण, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें विद्युत वितरण कंपनियों का निजीकरण और टैरिफ नीति सुधारों की क्रमानुसार किया जाएगा, जिसमें घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। वो इस प्रकार हैं: उपभोक्ता अधिकार में डिस्कॉम की विफलताओं के कारण उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं और डिस्कॉम के लिए संबद्ध सेवा और जुर्मानों के मानक निर्धारित, डिस्कॉम की पर्याप्त बिजली सुनिश्चित करना पड़ेगा और लोड शेडिंग के लिए दंडित किया जाएगा। जो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है, क्रॉस सब्सिडी में सुधारवादी कटौती होगी। स्पष्ट अभिगमन के लिए समयबद्ध अनुदान किया जाएगा। उत्पादन और संचरण परियोजना डेवलपरों को प्रतिस्पर्धी रूप से चुना जाएगा। क्षेत्र की स्थिरता के लिए कोई नियामक संपत्ति नहीं होनी चाहिए। समय पर जैनकोस के लिए भुगतान करना होगा। सब्सिडी और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए DBT लगाएंगे। उपभोक्ता उपरोक्त ट्रैफिक नीति जो नीति हैं उनके सुधारों के अनुरूप केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली विभागों और जो उपादेय हैं उनका निजीकरण किया जाएगा। इसमें उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और वितरण के परिचालन में और वित्तीय दक्षता में सुधार आएगा। 6 है सामाजिक अवसंरचना परियोजना। इसमें सरकार ने सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं के विनिर्माण के लिए 8100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कि व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना के रूप में जाएगा। सरकार व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग BGF की मात्रा में 30% तक वृद्धि करेगी और BGF के रूप में केंद्र और राज्य वैधानिक संस्थाओं द्वारा प्रत्येक परियोजना की कुल लागत के लिए अन्य क्षेत्रों के लिए भारत सरकार और राज्यों वैधानिक संस्थानों में से प्रत्येक के लिए BGF का मौजूदा समर्थन 20% जारी रहेगा। ये परियोजनाएं केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, वैधानिक संस्थाओं द्वारा परियोजनाओं को प्रस्तावित करनी होगी। अंतरिक्ष क्षेत्र की बात करते हैं तो सरकार ने उपग्रहों, प्रक्षेपणों और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में निजी कंपनियों का समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। निजी कंपनियों को आशा के अनुकूल
नीति और नियामक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। भारत सरकार ने निजी क्षेत्र को अपनी क्षमता में सुधार लाने के लिए इसरो सुविधाएं और अन्य प्रासंगिक परिसंपत्तियों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने की भी घोषणा की है। सरकार निजी क्षेत्र के लिए भविष्य की परियोजनाओं जैसे घरों का खोज करना, अंतरिक्ष यात्रा करना, इनके लिए विकल्प खुले रखेगी। तकनीकी उद्यमियों को रिमोट सेंसिंग डेटा उपलब्ध कराने के लिए रिवलर जियो स्पेटियस डेटा पॉलिसी बनाई जाएगी। परमाणु ऊर्जा है तो परमाणु ऊर्जा में केंद्र सरकार द्वारा कैंसर और अन्य बीमारियों के लिए सस्ता उपचार प्रदान करने और मानवता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा आइसोटोप के उत्पादन के लिए PPP मोड में अनुसंधान रिएक्टर की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा सरकार द्वारा खाद्य संस्करण में विकिरण प्रौद्योगिकी का उपाय करने के लिए PPP मोड की सुविधा, कृषि सुधारों को पूरा करने के लिए और किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए भी इसकी स्थापना की जाएगी। भारत के सुदृढ़ स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को परमाणु क्षेत्र से जोड़ा जाएगा और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुसंधान सुविधाएं और तकनीकी उद्यमियों के बीच तालमेल को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास सह ऊष्मायान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।